फुल स्पॉइलर वार्निंग के साथ आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। अब ये ऑफिशियल तो नहीं है और ये कितना सही है या गलत ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फैंटास्टिक फोर की एंडिंग में गैलेक्टस को हरा दिया जाता है, जिसको हराती है सू स्ट्रोम। वो अपनी सारी पावर का यूज करती है एक पोर्टल खोलने में और उसमें गैलेक्टस को धकेल देती है। मे बी यहाँ पर ये वही सीन हो सकता है जिसको हमने ट्रेलर में यहाँ इस जगह देखा था, क्योंकि पीछे का ये माहौल क्लियर बता रहा है कि ये वही सीन है जब गैलेक्टस यहाँ आया था। और सू स्ट्रोम को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पावर को भी ओवर लिमिट कर रही है। पर जो यहाँ पर गैलेक्टस को टेलीपोर्ट किया गया है और ये कहाँ गया, इसके बारे में मूवी के दोनों एंड क्रेडिट सीन में नहीं दिखाया गया। पर हमारे पास थ्योरीज है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पर जब सू स्ट्रोम पोर्टल खोल रही होंगी और अपनी सारी पावर का यूज कर लेंगी, तब बताया ये भी जा रहा है कि इस प्रोसेस में उनकी डेथ हो जाएगी और सू स्ट्रोम की इस डेथ को रिवर्स करेगा फ्रैंकलिन जो सू स्ट्रोम का बेटा है, वो अपनी पावर से सू स्ट्रोम को फिर से जिंदा करेगा और एंडिंग में सब कुछ सही हो जाएगा। फैंटास्टिक फोर ने अपनी अर्थ को बचा लिया है गैलेक्टस से। गैलेक्टस को हराते समय जो सू स्ट्रोम की जान गई थी वो भी वापस आ गई है और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पावर का नमूना भी हमने देख लिया। वही दूसरी ओर हमारी फीमेल सिल्वर सर्फर शाला बल है, उनको लेकर यह क्लियर कर दिया गया है कि वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में ही रहेंगी और आगे भी सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर के साथ लगातार दिखती रहेंगी। तो पिछली वीडियोस में जितनी भी थ्योरीज बनाई थी कि फैंटास्टिक फोर की मूवी के एंड में उनका अर्थ नष्ट हो जाएगा, तो भाई लोग ऐसा नहीं होने वाला। इनका यूनिवर्स और इनका अर्थ वैसा ही रहेगा जैसा हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा। लेकिन कब तक? क्योंकि इसके बाद आता है एंड क्रेडिट सीन, जहां हमें डॉक्टर डूम को दिखा दिया गया है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि सू स्ट्रोम बुक पढ़ रही है फ्रैंकलिन के लिए। ये रात का सीन है और ये फ्रैंकलिन का बेड टाइम भी है। फिर इसके बाद वो उठती है, दूसरी बुक की तरफ बढ़ती है, लेकिन बैकग्राउंड में उसे एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज होती है टेलीपोर्टेशन डिवाइस के एक्टिव होने की। फिर सू स्ट्रोम इसे चेक कर वापस से फ्रैंकलिन के रूम में आती है और वो अचानक से फ्रीज हो जाती है। एक बुक जो सू स्ट्रोम के हाथ में थी वो नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि सू स्ट्रोम के सामने डॉक्टर डूम है। और हाँ, इस लीक में हमें ये भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर हमें सिर्फ डॉक्टर डूम का अपीयरेंस देखने को ही मिलेगा और कोई फेस रिवील भी नहीं होने वाला। इसीलिए कहना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा डॉक्टर डूम होगा, क्योंकि आगे हमें इसी में ये भी क्लियर कर दिया है कि इसमें सिल्वर क्लॉक होगा डॉक्टर डूम के पास। और ऐसा ही डॉक्टर डूम हमने 2005 और 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी में भी देखा है। वहीं आरडीजे डॉक्टर डूम का क्लॉक हरा होने वाला है और इन सबको लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। खैर, इस सीन को अगर अपनी भाषा में समझा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि रात का समय है, फ्रैंकलिन का बेड टाइम है, सू स्ट्रोम एक बुक पढ़ रही है, वो फिनिश हो गई है, इसलिए वो दूसरी बुक की तरफ बढ़ रही है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में टेलीपोर्टेशन डिवाइस के एक्टिव होने का एक साउंड आता है। सू स्ट्रोम इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चेक करने जाती है जो उन्हीं की बिल्डिंग में है। फिर इसके बाद फ्रैंकलिन के रूम में जब वो वापस आती है तब वो फ्रीज हो जाती है और देखते हैं सामने डॉक्टर डूम है। यहाँ फेस रिवील तो नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर डूम के एक हाथ में मास्क दिखाया गया है जिस पर सीजीआई का काम अभी आगे और भी होगा। दूसरे हाथ में फ्रैंकलिन है जिसे डॉक्टर डूम ने अनकॉन्शियस कर दिया है। फिर इसके बाद अचानक कट टू ब्लैक होता है और स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि फैंटास्टिक फोर दोबारा लौटेंगे अवेंजर डूम्सडे में। तो ये था इसका एंड क्रेडिट सीन, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कई सारी चीजों को छुपाया जा रहा है। जैसे नंबर 1, इस पूरे ओवरऑल सीन की बात करें तो हमें डॉक्टर डूम और सू स्ट्रोम के बीच की कन्वर्सेशन को नहीं दिखाया गया। हो सकता है कि डॉक्टर डूम और सू स्ट्रोम के बीच में कन्वर्सेशन हो जिसको मूवी रिलीज होगी तब दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे ही डॉक्टर डूम को किसी के भी घर में घुसकर उसका बच्चा और उसकी बीवी को धमकाते हुए दिखाया जाए, वो भी आरडीजे डॉक्टर डूम को, ये जनरल ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। वही एक चीज ये भी है कि अगर डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं दिखा रहे हो, ना ही इन दोनों के बीच की बातचीत को हमें बताया जा रहा है, तब मेरी नजर में ये साफ हो जाता है कि आरडीजे डॉक्टर डूम नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरा डॉक्टर डूम होगा जिसे आरडीजे डॉक्टर डूम ने भेजा होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये भी साफ है कि ये डॉक्टर डूम आरडीजे डॉक्टर डूम की काउंसिल में से एक डॉक्टर डूम है जिसे भेजा गया है पूरे मल्टीवर्स में उन पावरफुल सुपर हीरोज को चुनने के लिए जो मल्टीवर्स को बचाने में वाकई ही डॉक्टर डूम की मदद कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आपको ये भी याद हो कि कुछ समय पहले हमारे सामने ये भी रूमर आया था कि हमें डॉक्टर डूम की एक काउंसिल को दिखाया जाएगा, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये सीन भी परफेक्ट बैठ रहा है। और ये न्यूज भी कि आरडीजे डूम्सडे में 4 अलग अलग रोल में नजर आएंगे। पहला आयरन मैन, दूसरा डॉक्टर डूम और 2 रोल है जिसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। तो ऐसी न्यूज जब सामने आती है तब ये भी साफ हो जाता है कि हमें डॉक्टर डूम की एक काउंसिल देखने को मिल भी सकती है। फिर इसके बाद दूसरा मुद्दा ये है कि अचानक से डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ गई, कैसे उसे फ्रैंकलिन का पता चला और उससे क्या चाहिए, और फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स में आने के लिए उसे टेलीपोर्ट होकर आना पड़ा।
अब इन सारी चीजों से ये भी साफ हो जाता है कि फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम तो नहीं है, और इस चीज की उम्मीद तो मुझे पहले से ही थी, क्योंकि ही रूमेंस इन सारी टाइमलाइंस और उनकी कहानी को पहले ही लिख चुका है। वो नहीं चाहता कि मिस्टर फैंटास्टिक और विक्टर वॉन डूम अपनी आगे की जिंदगी इन टाइमलाइंस में जिए, क्योंकि इन दोनों की ही वजह से आगे फ्यूचर में 31वीं शताब्दी में कैंग पैदा होता है। कायदे में मिस्टर फैंटास्टिक और विक्टर वॉन डूम कैंग के वंशज हैं, इसीलिए ही हू रिमेन्स ने इन फैंटास्टिक फोर के टाइमलाइन से डॉक्टर डूम की कहानी को पूरी तरह से मिटा दिया। तब सेक्रेट टाइमलाइन के ब्रांच टाइमलाइन से कई सारे यूनिवर्स बने होंगे, और इन ब्रांच टाइमलाइन से कैंग और डॉक्टर डूम के कई सारे वेरिएंट बने होंगे। खैर, अगर हम फ्रैंकलिन के मुद्दे पर वापस आएं, तो फ्रैंकलिन एक ऐसा बच्चा है जो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। जब कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स इवेंट हुआ था, तब इसके एंडिंग में फ्रैंकलिन ही पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर करता है। वो कई सारे यूनिवर्स बनाता है, पॉकेट डायमेंशन बनाता है, यहाँ तक कि वो कई यूनिवर्स के साथ एक परफेक्ट मल्टीवर्स क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ इस एमसीयू के अंदर हमें ऐसा दिख रहा है कि फ्रैंकलिन ने अभी तक इस पावर का यूज नहीं किया, तो डॉक्टर डूम को ये पता कैसे चला? और फ्रैंकलिन का यूनिवर्स, डायमेंशन और मल्टीवर्स को रिस्टोर करना ये बैटल वर्ल्ड में हुआ था, और ना ही उसे पास्ट और फ्यूचर में जाके देखा जा सकता है। वहीं अगर कॉमिक्स में भी जब ये इवेंट हो रहा था, और अगर डॉक्टर डूम को पता होता कि मिस्टर फैंटास्टिक का ये लड़का पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर कर सकता है, तब वो फ्रैंकलिन के पावर का यूज करते हुए एक मल्टीवर्स क्रिएट करते, भले ही वो उनके हिसाब से हो रहा हो या फिर वो उन पे रूल कर रहे हो। लेकिन अगर डॉक्टर डूम को ये पता होता तो वो ये जरूर करते। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता नजर आ रहा है, इसीलिए मेरे पास एक थ्योरी है। अगर ये काम नहीं करती तो प्लीज नीचे हेट मत देना। तो किसी एक डॉक्टर डूम का फ्रैंकलिन के पास आना और आरडीजे डॉक्टर डूम के लिए उसको उठाना, उसके मल्टीवर्सल बचाओ अभियान के लिए, ये सब क्लियर करता है कि आरडीजे डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स रिस्टोर कारनामे को पहले भी देखा है, वो भी पिछले मल्टीवर्सल वॉर या सीक्रेट वॉर्स के समय, जिसके बारे में ह्यू रूमेंस ने लोकी और सिल्वी को बताया था। ये वो मल्टीवर्स था जिस पर किसी ने कॉन्कर नहीं किया था और ना ही इसे मैनिपुलेट किया जा रहा था। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया कि ये सीक्रेट वॉर्स कई बार हो चुका है, ये हमेशा होता है, बार बार होता है, एक लूप की तरह, और हर सीक्रेट वॉर्स एक तरह का एंड और शुरुआत बन जाता है अगले मल्टीवर्स के लिए। एमसीयू में भी यही सेम चीज है, बस ह्यू रूमेंस ने इस लूप होल को यूज किया है अपने फायदे के लिए। इसलिए मैं कई सारी वीडियो में ये भी बात करता हूँ कि जो डॉक्टर डूम का ओरिजिन है वो इस मल्टीवर्सल ट्री से नहीं है जो इस प्रेजेंट टाइम में है, बल्कि डॉक्टर डूम इससे पिछले मल्टीवर्स से है। बिल्कुल ह्यू रूमेंस, कैंग, इमोर्टस, रामाटोड, स्कारलेट सेंचुरियन और काउंसिल ऑफ कैंग्स की तरह। और हाँ, रवोना, मिस मिनट, ओलाइद भी हैं जो पिछले मल्टीवर्स से इस मल्टीवर्स में भी मौजूद हैं। खैर, इसके बाद जब सेक्रेट टाइमलाइन बनी तो रवोना और मिस मिनट को टीवी में एक जगह मिली, और रवोना के बैकअप के लिए एक लाइफ रवोना को सेक्रेट टाइमलाइन पर दी गई। ऐसा ही सेम विक्टर टाइमली के साथ हुआ था। वास्तव में वो कैंग या ह्यू रूमेंस ही था, लेकिन सेक्रेट टाइमलाइन में ह्यू रूमेंस ने अपने आप को एक विक्टर टाइमली की लाइफ दी। ये पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट ह्यू रूमेंस अच्छे से जानता है, क्योंकि वो 2 बार इसको मेंशन कर चुका है, और उसे अच्छे से पता है कि हर किसी के साथ सेक्रेट टाइमलाइन पर उससे कैसे खेला जाए, और वो इस काम में अच्छा भी है, और उसे पता है कि सेक्रेट टाइमलाइन में किसका कितना यूज होना है। और ऐसे ही तो ह्यू रूमेंस ने डॉक्टर डूम के टाइम फ्लो को लेकर, जो टेम्परो लूम के एक साइड होते हैं, उनको मैनिपुलेट किया और 616 पर आयरन मैन की लाइफ दी। मतलब प्रेजेंट मल्टीवर्सल ट्री में जो डॉक्टर डूम का वेरिएंट पैदा हुआ वो एक आयरन मैन था जिसकी डेथ हो चुकी है। वहीं जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी बिना मैनिपुलेट की हुई, वो पिछले मल्टीवर्स में एक डॉक्टर डूम था जो अभी भी जिंदा है। अब सेक्रेट टाइमलाइन तो है नहीं, ना ही किसी तरह का कोई रोक टोक है। फ्री विल के नाम पे ये मल्टीवर्स एक अनकंट्रोल हो चुका है, और अब पिछले मल्टीवर्स के बीइंग इस प्रेजेंट मल्टीवर्सल ट्री में आ रहे हैं। ये सेम प्लॉट ह्यू रूमेंस, कैंग और इमोर्टस के साथ भी था, जो अब शिफ्ट हो गया है डॉक्टर डूम के दृष्टिकोण की ओर। और हाँ, अगर डॉक्टर डूम को पिछले मल्टीवर्स से उठा के दिखा रहे हैं जो वाकई सेंस बना रहा है, तब डॉक्टर डूम को एस्टेब्लिश करना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि 616 में सभी टेक्नोलॉजी और टेक टोनी स्टार्क ने दी है। इसीलिए डॉक्टर डूम कुछ ही मिनटों में सारे टेक और टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में कर लेगा विद इन सेकेंड। वहीं सेंटिनल्स वर्सेस डॉक्टर डूम के साथ भी यही होने वाला है। डॉक्टर डूम एक्समैन की यूनिवर्स में उनकी बेस टेक्नोलॉजी दे चुका होगा आज से 300-400 साल पहले, और जब प्रेजेंट टाइम में सेंटिनल्स डॉक्टर डूम पर हमला कर रहे होंगे, तब डॉक्टर डूम कुछ ही सेकंड्स में सेंटिनल्स पे अपना कंट्रोल पा लेगा, और यही सेंटिनल्स डॉक्टर डूम के साथ हो जाएंगे जो एक्समैन पर हमला करना शुरू कर देंगे। अब ये सेंटिनल्स पर कंट्रोल पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में ये सीन देखने को मिलता, क्योंकि कॉमिक्स में ये सीन बहुत ही आइकॉनिक है। जब कैंग अर्थ के ऑर्बिट में होता है और अर्थ से कई सारे वेपन के साथ सेंटिनल्स को कैंग की तरफ छोड़ा जाता है, तब कैंग इन सभी वेपन्स और सेंटिनल्स को 1 सेकंड में कंट्रोल कर लेता है और बताता है कि 18वीं शताब्दी में वो इस अर्थ पे रह चुका है।
विक्टर टैमली बनकर। उसने कंप्यूटर, रोबोट्स, साइबॉर्ग और वेपन, इन सब की जो बेस टेक्नोलॉजी थी वो विक्टर टैमली की इंडस्ट्री थी, जहां कैंग विक्टर टैमली बनकर इन सभी यूनिवर्स के पास्ट में जाकर पहले ही टेक्नोलॉजी का बेस दे देता है, ताकि फ्यूचर में अगर इन अर्थ को कॉन्कर करने का समय आए तब वो इनके वेपन, टेक्नोलॉजी और इनके रोबोट, साइबॉर्ग, इन सभी पर वो इजिली एक्सेस कर सके। ये कॉमिक्स में सीन तो आइकॉनिक है और इसे एमसीयू में दिखाना भी था, लेकिन अब ना कैंग है ना कैंग डायनेस्टी, इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीन शिफ्ट हो गया है डॉक्टर डूम की तरफ। और जैसे कैंग ने हर एक यूनिवर्स के अर्थ के पास्ट में जाकर अपनी टेक्नोलॉजी देकर उसको मैनिपुलेट किया, वैसे ही डॉक्टर डूम आगे करने वाला है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वॉर सिचुएशन पैदा हो तब डॉक्टर डूम उस पर इजिली एक्सेस कर ले। और अब यही तो होगा एक्समैन के यूनिवर्स के लिए सेंटिनल्स की ये कहानी की पास्ट में जाकर अर्थ को मैनिपुलेट करना, बेसिक टेक्नोलॉजी देना। 616 के लिए ये कहानी की वहाँ पे टोनी स्टार्क रह चुका है, जो डॉक्टर डूम का इस मल्टीवर्स में एक पुनर्जन्म है, और दोनों ही आरडीजे हैं, तो इस 616 की टेक्नोलॉजी को वो डॉक्टर डूम इजिली एक्सेस कर सकता है। बात रह गई फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स की, तो अभी हमने लीक में देखा कि जो फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में जो टेलीपोर्टेशन डिवाइस वाला एरिया है, जहां उनके टेलीपोर्टिंग मशीन AKA ब्रिज एक्टिव हो गया, और यहाँ क्लियर बताया भी है कि इसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस से डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास पहुंच पाया। तो मतलब साफ है कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के हर एक टेक्नोलॉजी को इजिली एक्सेस कर सकता है, और कुछ ऐसा ही ओरिजिन हमें डॉक्टर डूम का चाहिए। 2.5-3 घंटे की अवेंजर डूम्सडे होगी और हमें डॉक्टर डूम से ये कितना दिखा देंगे, इसीलिए हर एक कन्वर्सेशन और हर एक सीन ऐसा होना चाहिए कि कुछ भयंकर रिवील हो गया, सेम किड लोकी की तरह। उसका ये डायलॉग कि उसने थॉर को मारा है, ये कितना पावरफुल दिखा गया किड लोकी को। दूसरी तरफ जब कैसी इन्फिनिटी स्टोन के बारे में ये बताता है कि यहाँ इन इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर बेट की तरह यूज करते हैं, तो ऐसी राइटिंग से बस कुछ ही सेकंडों में चीजें पावरफुल हो जाती हैं, और ऐसा ही तो हम डॉक्टर डूम के साथ भी देखना चाहते हैं। खैर, अगर एक बार फिर वापस से मुद्दे की तरफ आए तो आरडीजे डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन की जरूरत है, मे बी मल्टीवर्सल बचाओ अभियान के लिए, जैसा हम कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे हैं, या ये फैंटास्टिक फोर के एंडिंग से भी जुड़ सकता है, क्योंकि एंडिंग में हमें ये भी बताया गया कि फ्रैंकलिन सू स्ट्रोम को जिंदा करता है। इसीलिए एंड क्रेडिट सीन में जिस डॉक्टर डूम को दिखाया गया, बल्कि वो डॉक्टर डूम आरडीजे डॉक्टर डूम ना हो, वो फ्रैंकलिन को लेने आया हो, ताकि आरडीजे डॉक्टर डूम को फिर से जिंदा किया जा सके। हो सकता है कि किसी इवेंट में आरडीजे डॉक्टर डूम की डेथ हो गई हो और इन डूम बोर्ड को पता है कि क्या करना है, और बाकी जो डूम के वेरिएंट होंगे वो रिसेंट के ही फ्रैंकलिन के कारनामे को देखकर अपने आरडीजे डॉक्टर डूम को दोबारा जिंदा करेंगे, और अब तक अनकॉन्शियस हो जो इन सभी डॉक्टर डूम को मिला है, और फ्रैंकलिन की मदद से इसको दोबारा से जीवन दिया जा रहा है। और अगर इसी सिचुएशन को थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से जोड़ के देखें, तो जो शिप अर्थ के ऑर्बिट में दिखी उसमें फैंटास्टिक फोर ही होंगे, और ये फैंटास्टिक फोर यहाँ इस शिप में सिर्फ आए हैं आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क के लिए। लेकिन ये कैसे हुआ, तो एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो डॉक्टर डूम हमने फ्रैंकलिन के रूम में देखा था वो दरअसल आरडीजे डॉक्टर डूम हो। उसने वहाँ फ्रैंकलिन को उठाया और कहीं गायब हो गया। फ्रैंकलिन के चले जाने के बाद जब सबको ये बात पता चली होगी कि यहाँ पे डॉक्टर डूम नाम का एक बंदा आया और वो फ्रैंकलिन को ले गया, तब मिस्टर फैंटास्टिक इस मुद्दे की जांच करेंगे, जहाँ उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है हर्बी से, क्योंकि हर्बी हर टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और फिर इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक को आरडीजे का चेहरा मिलेगा, जिसे स्कैन करते हुए वो पहुंचेंगे 616 पर। 616 पर फैंटास्टिक फोर को पता चलेगा कि यहाँ ये आयरन मैन है, बल्कि डॉक्टर डूम नहीं, और इसने एक हीरोइक लाइफ जी है, ना कि विलन की तरह। और इसी तरह 616 में अवेंजर्स और न्यू अवेंजर्स और बाकी सभी सुपर हीरोज को पता चल जाएगा कि इस बार टोनी स्टार्क आ रहा है डॉक्टर डूम के एक इविल फॉर्म में। वहीं एक मुद्दा ये भी है कि डॉक्टर डूम को कई यूनिवर्स में लड़ते हुए दिखाया जाएगा, मतलब एक्समैन वर्सेस डॉक्टर डूम उनकी टाइमलाइंस और उनका यूनिवर्स में भी देखेंगे, फैंटास्टिक फोर वर्सेस डॉक्टर डूम उनकी टाइमलाइन और उनके यूनिवर्स में देखेंगे। फिर रह गई 616, वहाँ तो सबसे बड़ा कांड होना है, और बाकी भी कई यूनिवर्स हैं जहाँ डॉक्टर डूम को एक छोटी मोटी लड़ाई के साथ दिखा दिया जाएगा। फिर भी अभी तक हमारे सामने ये क्लियर नहीं हुआ है कि डॉक्टर डूम को आखिरकार चाहिए क्या, उसका मोटिव क्या है और उसकी ओरिजिन कहानी कैसे रहने वाली है, ये ऑफिशियल तौर पे हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आया है। इसीलिए ये जितनी भी थ्योरी बनाई जा रही है वो एक हवाई फायर है, और हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। कई सारे लीक और डॉक्टर डूम का कैसल भी सामने आ गया है, जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और डूम्सडे को लेकर जितने भी लीक्स और थ्योरीज हमारे सामने आई हैं उन पर बात होगी। तो अब तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।